हाय, वेलकम टू ग्लोबल फाइनेंस रिसर्च सेंटर। दोस्तों आज बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यानी जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनमें किन-किन कंपनीज़ का या किन-किन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली आप 5 टाइप की कैटेगरी के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका एफआईआई जो पैसा लगाते हैं इंडियन मार्केट में। एफआईआईज़ का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी भारत की कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें अगर पैसा लगाना हो तो जो एफआईआईज़ पैसा लगाते हैं उनको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो वहाँ की जो कंपनीज़ होती हैं लाइक चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब की जो पेंशन फंड हो गए, हेज फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, बैंक्स हो गए, ये सब क्या होता है इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनियों में। तो इसको कहते हैं एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट। सेकंड पे आता है डीआईआईज़। डीआईआईज़ का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इनका मतलब क्या होता है? तो डीआईआईज़ का बेसिकली मतलब होता है जो आपके भारत के इंश्योरेंस फंड हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जो कंपनियाँ आती हैं, बैंक्स और हेज फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, ये सब क्या करते हैं यहाँ की जो कंपनीज़ होती है, जो लिस्ट होती है मार्केट में, उनमें पैसा लगाते हैं। तो इनको बेसिकली डीआईआईज़ कहते हैं, यानी जो इंडिया के इन्वेस्टर होते हैं, पैसा लगाते हैं मार्केट में, वो होते हैं डीआईआईज़। उसके बाद बात करते हैं अदर्स की। अदर्स का मतलब हो गया है जब कंपनी ही किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको अदर्स में कंसीडर बेसिकली किया जाता है। जैसे आपने देखा हो तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनियों के शेयर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। तो उसमें रिलायंस ने एशियन पेंट की कंपनी में बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया था। तो क्या हो गया कंपनी ने कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया था, तो अदर्स में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पब्लिक यानी रिटेल। रिटेल में आता है आम लोग जो पैसा लगाते हैं, यानी जिनका पास बहुत ज़्यादा कॉर्पस नहीं होता, फंड नहीं होता है, लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 ऐसे करके जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, तो उनको पब्लिक होल्डिंग में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक और आता है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है कि कंपनी में मालिक का कितना पैसा लगा है, मालिक के पास यानी उनके डायरेक्टर्स, एमडी के पास कितना शेयर होल्डिंग है, उसको कहते हैं प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। तो आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी जब लिस्ट होती है मार्केट में, तो उसके पास जनरली 90% 95% 100% तक शेयर होल्डिंग होती है, लेकिन वो क्या करता है सेबी के नियम के मुताबिक 3 साल में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको 75% से नीचे लानी पड़ती है, यानी 75% के नीचे उसको अपनी होल्डिंग डायल्यूट करनी पड़ती है, यानी उन इन्वेस्टर को देना पड़ता है शेयर। तो ये जनरली प्राइवेट कंपनियों के लिए होता है, सरकारी कंपनियों के लिए नियम अलग है क्योंकि आपने देखा होगा कुछ सरकारी कंपनीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जैसे कि एलआईसी हो गया, पीएफसी हो गया, आईआरएफसी हो गया और डिफेंस सेक्टर के मैस्डॉक वगैरह आप देख सकते हैं, तो ये सब क्या है सरकारी कंपनीज़ हैं। इनमें जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है आपने देखा होगा 80%, 85%, 90, 95, 92% ऐसे होती है और ये लिस्ट भी है पिछले 15-20 साल, 10 साल से। तो आपने ये तो रियलाइज़ किया ही होगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी में जो इक्विटी डाइल्यूशन होता है वो 3 साल के अंदर 75% से नीचे ले ही आते हैं और सरकारी कंपनियाँ इतने दिन से लिस्ट हैं 90% 95% स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है। तो इसका लॉजिक होता है बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो स्टेक होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, यानी किसी कंपनी में मान लीजिए टोटल हिस्सेदारी है, तो 90% मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के पास होती है और जो 10% हिस्सेदारी बचती है शेयर्स की, वो फ्री फ्लोट के लिए होती है। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि ऐसे 10% शेयर होते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए रखे जाते हैं, उनको कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। तो इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कई बार सरकारी कंपनियों के शेयर बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उछाल में आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो फ्री फ्लोट शेयर्स की जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, वो कम होती है। 5%, 7%, 10% टोटल शेयर्स का मार्केट में फ्री फ्लोट ट्रेडिंग होते हैं, तो बड़ा इन्वेस्टर जब आके उनको बाय करता है, तो शेयर्स में बेसिकली उछाल आ ही जाता है अपने आप। और आपने देखा होगा उसके बाद बात करते हैं पेनी स्टॉक की। पेनी स्टॉक क्यों बढ़ते हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा 1 साल, 2 साल में पैसे डबल, ट्रिपल हो जाते हैं, 5 गुना, 10 गुना भी पैसे हो जाते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक से दूर भी रहना होता है। तो उसमें मैनिपुलेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पेनी स्टॉक की जो वैल्यू होती है ₹2, ₹5, ₹10 ऐसी होती है जनरली। तो उसमें मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है और 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ शेयर्स बाय करता है, वो धीरे-धीरे करके ही बाय करता है। तो वो क्या है फ्री फ्लोट में उनकी जो मार्केट प्राइस है वो बहुत कम है, तो थोड़े से भी शेयर्स बाय करेगा तो शेयर ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगे।
तो इसीलिए कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो 2-2 4-4 महीने अपर सर्किट पे ही चलते रहते हैं। 1 साल में पैसा डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना भी बना देते हैं। तो उनमें यही होता है कि प्राइसेस उनकी कम होती हैं, बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो जाती है, इसलिए उनके शेयर प्राइस डबल, ट्रिपल हो जाते हैं 1 साल में। लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही होता है। जब बड़ा इन्वेस्टर खरीदता है तो शेयर इतने भाग जाते हैं और वो बेचेगा भी तो बाद में। अगर उसने होल्डिंग बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्ज़िट भी लेगा कंपनियों से। तो जब वो किसी दिन रखेगा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख क्वांटिटी सेल करने के लिए, तो शेयर में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उनके पास चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा 1 करोड़ 50 लाख क्वांटिटी भरी पड़ी है, तो बेचना स्टार्ट करते हैं तो लोअर सर्किट मारता हुआ शेयर फिर वहीं अपने पास आ जाता है जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था। तो इसको बेसिकली पंप एंड डंप प्रोसेस कहते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं पहले शेयर्स को पंप करते हैं, पैसा लगा के उसको ऊपर ले जाते हैं। जब वो प्रॉफिट में आ जाते हैं अच्छा खासा तो जब पब्लिक की उसमें इन्वेस्टमेंट होने लगती है तो वो शेयर्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं, यानी पब्लिक को चिपकाते जाते हैं शेयर्स धीरे-धीरे करके। पब्लिक खरीदती जाती है, वो अपना स्टेक ऊपर से बेचते जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी कंपनियों में यानी पेनी स्टॉक में पैसा लगाना सेफ नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए जब भी ऐसी कंपनीज़ में पैसे कभी लगाने का मन भी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट यानी एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ऐसे शेयर बहुत ही खतरनाक होते हैं, पैसा सारा डूब जाता है। तो इन कंपनियों से मेरा तो मानना है दूर ही रहें, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पेनी स्टॉक की, तो बात हो ही गई। अदर्स में आपने देखा होगा कि जो कंपनीज़ का शेयर बाय कर लेते हैं, तो इस तरीके से होता है। और इसके बारे में आपको दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ बताते हैं कि सेबी ने अभी आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि बड़े टिकट साइज़ के आईपीओ होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली टाटा कैपिटल लिस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अब सेबी ने बोल दिया है कि जो आपकी शेयर होल्डिंग है, जो आपको 75% से नीचे लानी होती है 3 सालों के अंदर, वो टेन्योर बढ़ा के 9 साल कर दिया है। यानी अब आपको जो होल्डिंग घटानी है यानी शेयर्स डाइल्यूट करने हैं, वो आप 9 साल में घटाएँगे, 75% से नीचे लाएँगे। तो इससे बेसिकली 2 फ़ायदे हो सकते हैं कि जो शेयर का जो सेलिंग आ जाती है मार्केट में 3 साल के अंदर उनको इक्विटी डाइल्यूट करने का नियम है सेबी का, तो उससे क्या होता है शेयर पे सेलिंग प्रेशर आता है, शेयर नीचे जाता है, इन्वेस्टर का लॉस होता है, जो उसमें पैसा लगाते हैं उनका नुकसान होता है। तो इसीलिए सेबी ने इस टेन्योर को बढ़ाकर 9 साल कर दिया है कि अब आप 9 साल में अपनी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को धीरे-धीरे करके कम करें ताकि शेयर प्राइस ज़्यादा गिरे ना, इन्वेस्टर का भी फायदा हो, शेयर प्राइस भी बढ़े, लोगों का मुनाफा भी हो, कंपनी में भी स्मूथनिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो इस तरीके के चेंजेज़ हुए हैं। सेकंड थिंग इन्होंने ये भी चेंज कर दिया है कि आपको अब बड़ा टिकट साइज़ कोई आईपीओ रेज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा भी जितना आपको फंड की ज़रूरत है उतना भी आप रेज़ कर सकते हैं। उसका भी एक प्रावधान आया है। तो सेबी ने अभी रिसेंटली ये कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। थैंक यू सो मच।